हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज रविवार के इस विशेष वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यानी कि 150 प्रश्नों को देखेंगे। तो इन 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए, अच्छे से ध्यान से देखने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं, पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। चाहे वो संगीत की कोई भी परीक्षा हो, EMRS की हो, यूपी LT ग्रेड की हो, TGT PGT की हो, ठीक है, नेट JRF, KVS NVS, कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आने वाली परीक्षा की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा जरूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शहनाई के समान आकृति वाली दक्षिण भारतीय वाद्य है। जो उत्तर भारतीय शहनाई वाद्य है, इसके समान आकृति का दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का वाद्य है नागस्वरम। नागस्वरम वाद्य का जो आकार होता है, आकृति होता है, वो शहनाई के समान होता है। तो शहनाई के समान आकृति वाली दक्षिण भारतीय वाद्य है नागस्वरम वाद्य। अगला प्रश्न है, शुद्ध निषाद स्वर प्रयुक्त राग है। शुद्ध निषाद स्वर प्रयुक्त राग है सोहनी राग। राग सोहनी में शुद्ध निषाद स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोमल निषाद नहीं प्रयोग किया जाता है, केवल शुद्ध निषाद स्वर का प्रयोग सोहनी राग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, राग सोहनी का थाट है। राग सोहनी का थाट है मारवा थाट। मारवा थाट में रे कोमल, म तीव्र और अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो जनक थाट मारवा से जन्मा हुआ राग है राग सोहनी, जिसमें निषाद स्वर शुद्ध प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राग सोहनी की जाति है। राग सोहनी की जाति है औड़व शाड़व जाति। आरोह में 5, अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है सोहनी राग में। इस राग का थाट है मारवा थाट और इसमें शुद्ध निषाद स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राग सोहनी में वर्जित स्वर है। राग सोहनी के आरोह में वर्जित स्वर है ऋषभ और पंचम स्वर, और अवरोह में पंचम स्वर वर्जित है। ठीक है। आरोह में ऋषभ पंचम वर्जित होने के कारण इसकी जाति आरोह में है औड़व, और अवरोह में पंचम स्वर केवल वर्जित होने के कारण इसकी जाति है अवरोह में शाड़व। तो औड़व शाड़व जाति का ये राग है। आरोह में ऋषभ पंचम और अवरोह में पंचम स्वर वर्जित होने के कारण इसका थाट है मारवा थाट। इसमें निषाद स्वर शुद्ध प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राग सोहनी का वादी संवादी स्वर है। राग सोहनी का वादी स्वर है धैवत और संवादी स्वर है गंधार स्वर। धैवत स्वर वादी है, गंधार स्वर संवादी है राग सोहनी का। अगला प्रश्न है, राग सोहनी का गायन समय है। राग सोहनी का गायन समय है रात्रि का चतुर्थ प्रहर। रात्रि का चौथा प्रहर, चतुर्थ प्रहर यानी कि भोर के 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक का जो समय होता है, ये रात्रि का चतुर्थ प्रहर कहलाता है। तो इस समय ही राग सोहनी का गायन किया जाता है। तो राग सोहनी में शुद्ध निषाद स्वर का प्रयोग किया जाता है। ये मारवा थाट का जन्य राग है। राग सोहनी की जाति है औड़व शाड़व जाति। आरोह में ऋषभ पंचम और अवरोह में पंचम स्वर वर्जित होने के कारण इस राग का वादी स्वर है धैवत, संवादी स्वर है गंधार स्वर और गायन समय है रात्रि का चतुर्थ प्रहर। अगला प्रश्न है, दोनों निषाद स्वर प्रयुक्त राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसमें शुद्ध निषाद और कोमल निषाद दोनों निषाद स्वर का प्रयोग किया जाता है? तो ये राग है अड़ाना, बहार और खमाज राग। राग अड़ाना, राग बहार और राग खमाज में शुद्ध निषाद और कोमल निषाद दोनों निषाद स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राग जयजयवंती किस श्रेणी का राग है? राग जयजयवंती है परमेल प्रवेशक राग।
राग जयजयवंती जो है ये परमेल प्रवेशक राग है, दूसरे राग के स्वरों में प्रवेश कर जाता है, तो इसलिए इसको परमेल प्रवेशक राग कहते हैं, राग जयजयवंती को। अगला प्रश्न है, मिजराब का प्रयोग किया जाता है। मिजराब का प्रयोग किया जाता है सितार पर। सितार वाद्य के वादन के लिए उंगलियों में मिजराब को पहनकर वादन किया जाता है सितार का, तो सितार वाद्य बजाने के लिए मिजराब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, षड्ज ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर स्थापित है। षड्ज ग्राम में पंचम स्वर स्थापित है 17वीं श्रुति पर। 17th श्रुति पर, 17वीं श्रुति पर षड्ज ग्राम में पंचम स्वर स्थापित है। अगला प्रश्न है, गम ध ध प गम रे रे सा यह स्वर है। इसमें धैवत और ऋषभ स्वर कोमल प्रयुक्त स्वर हैं, बाकी के स्वर शुद्ध प्रयुक्त स्वर हैं। तो गम ध ध प गम रे रे सा ये जो स्वर है ये भैरव राग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, भैरव राग का ये स्वर समूह है गम ध ध प गम रे रे सा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज जी का घराना है। पंडित बिरजू महाराज जो कथक नृत्य के महान नर्तक थे, तो इनका घराना है लखनऊ घराना। लखनऊ या लखनवी घराना भी इसको कहते हैं, तो लखनऊ घराना है पंडित बिरजू महाराज जी का घराना। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हुआ था। पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हुआ था 17 जनवरी 2022 में। 2022 17 जनवरी के दिन पंडित बिरजू महाराज जी का डेथ हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 में। 4 फरवरी 1938 में जन्म हुआ था और 17 जनवरी 2022 में निधन हो गया था पंडित बिरजू महाराज जी का। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध है। पंडित बिरजू महाराज जी का संबंध है कथक नृत्य से। कथक नृत्य के कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराज जी, जिनका जन्म 4 फरवरी 1938 में और निधन 17 जनवरी 2022 में हुआ था, और इनका घराना है लखनऊ घराना। पंडित बिरजू महाराज जी का पूरा नाम क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, 14 मात्रा की ताल है। 14 मात्रा यानी कि 14 मात्रा की ताल है धमार ताल। धमार ताल का वादन धमार गायन शैली के साथ किया जाता है और ये 14 मात्रा की ताल है। अगला प्रश्न है, अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं। अभिनव राग मंजरी के लेखक हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी लेखक हैं, रचयिता हैं अभिनव राग मंजरी ग्रंथ के। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में विकृत स्वरों की संख्या है। उत्तर भारतीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या है 5 विकृत स्वर हैं उत्तर भारत में, जो है कोमल ऋषभ, कोमल गंधार, तीव्र मध्यम, कोमल धैवत और कोमल निषाद। तो ये 5 स्वर विकृत स्वर कहलाते हैं। बाकी के 7 स्वर जो होते हैं वो शुद्ध स्वर कहलाते हैं, जो है षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। तो ये शुद्ध स्वर हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं, यानी कि टोटल 12 स्वर होते हैं उत्तर भारतीय संगीत में, और दक्षिण भारतीय संगीत में भी 12 स्वर होते हैं टोटल, और शुद्ध स्वरों की संख्या 7 होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, भरत जी ने ग्राम माने हैं। भरत मुनि जी ने ग्रामों की संख्या मानी है 2, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम को ही भरत मुनि जी ने माना है, उपयोगी माना है, और गंधार ग्राम को इन्होंने गंधर्व लोक का ग्राम कहा है, तो उपयोगी नहीं माना है गंधार ग्राम को भरत मुनि जी ने, और केवल षड्ज मध्यम ग्राम को ही उपयोगी माना है संगीत के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग दरबारी का गायन समय है। राग दरबारी का गायन समय है मध्य रात्रि। रात्रि के मध्य में, मध्य रात्रि में, आधी रात में राग दरबारी का गायन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वादी तथा संवादी स्वर के मध्य श्रुति अंतराल होता है।
वादी स्वर तथा संवादी स्वर के मध्य श्रुति अंतराल होता है 9 तथा 13 श्रुतियों का अंतराल। 9 श्रुतियों का अंतर होता है वादी संवादी स्वरों के बीच, या 13 श्रुतियों का अंतर होता है वादी संवादी स्वरों के बीच में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भैरवी थाट आधारित राग है। भैरवी थाट आधारित राग यानी कि भैरवी थाट जन्य राग है राग मालकौंस। भैरवी थाट में रे ग ध नी स्वर कोमल अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो ऋषभ गंधार धैवत निषाद स्वर कोमल अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाने वाले थाट भैरवी थाट का जन्य राग है राग मालकौंस। अगला प्रश्न है, घुंघरू वाद्य को संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अंतर्गत कहा गया है। घुंघरू वाद्य को संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अंतर्गत कहा गया है क्षुद्र घंटिकाएं। क्षुद्र घंटिकाएं कहा गया है घुंघरू वाद्य को संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अंतर्गत शारंग देव जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मसीत खानी गत का बोल है। मसीत खानी गत का बोल है दिर दा रा दा रा। ठीक है, दिर दा रा दा रा, ये बोल है मसीत खानी गत का। और रजा खानी गत का बोल है दिर दार दा। ठीक है, दिर दार दा, ये रजा खानी गत का बोल है, और मसीत खानी गत का बोल है दिर दा रा दा दारा। अगला प्रश्न है, 36 इंच लंबे वीणा के तार पर घोड़च की तरफ से मध्य षड्ज की दूरी है। 36 इंच लंबे वीणा के तार पर घोड़च की तरफ से, ठीक है, मेरू नहीं, घोड़च की तरफ से मध्य षड्ज स्वर की दूरी है 36 इंच। ठीक है, तो मध्य षड्ज स्वर जो है 36 इंच वीणा के लंबे तार पर घोड़च की तरफ से 36 इंच पर पड़ता है, यानी कि लास्ट में पड़ता है 36 इंच वीणा के लंबे तार पर घोड़च की तरफ से मध्य षड्ज की जो दूरी है वो है 36 इंच। अगला प्रश्न है, 36 इंच लंबे वीणा के तार पर मेरू की तरफ से मध्य षड्ज की दूरी है। तो 36 इंच वीणा के लंबे तार पर यदि घोड़च की तरफ से मध्य षड्ज की दूरी 36 इंच है, तो मेरू की तरफ से मध्य षड्ज की दूरी होगी 0 डिग्री। ठीक है, 0 इंच या 0 डिग्री मेरू की तरफ से होगी मध्य षड्ज की दूरी, और घोड़च की तरफ से 36 इंच होगी मध्य षड्ज की दूरी 36 इंच लंबे वीणा के तार पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के खरहर प्रिया मेल के समकक्ष मध्यम ग्राम की मूर्छना है। कर्नाटक संगीत के खरहर प्रिया मेल के समकक्ष समान मध्यम ग्राम की मूर्छना है शुद्ध मध्या मूर्छना। शुद्ध मध्या जो मूर्छना है ये कर्नाटक संगीत के खरहर प्रिया मेल के समकक्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राग बिलासखानी तोड़ी का थाट है। बिलासखानी तोड़ी का थाट है भैरवी थाट। भैरवी थाट में रेगा धनी स्वर कोमल अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो भैरवी थाट जन्य राग है राग बिलासखानी तोड़ी। राग बिलासखानी तोड़ी के निर्माणकर्ता कौन है, रचयिता कौन है, इसका आंसर यदि आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, पूर्वांग प्रधान राग है। पूर्वांग प्रधान राग है भूपाली राग। भूपाली राग का जो चलन है सप्तक के पूर्व में ज्यादा होता है, इसका वादी स्वर भी सप्तक के पूर्व में होता है, इसलिए इसको पूर्वांग प्रधान राग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राग कलावती के आरोह और अवरोह में वर्जित स्वर है। राग कलावती के आरोह और अवरोह में वर्जित स्वर है ऋषभ और मध्यम स्वर। आरोह और अवरोह में कलावती राग के ऋषभ और मध्यम स्वर वर्जित है, इसलिए इस राग की जाति है औड़व औड़व जाति। अगला प्रश्न है, राग कलावती की जाति है, तो आरोह में ऋषभ और मध्यम, अवरोह में भी ऋषभ और मध्यम स्वर वर्जित होने के कारण इस राग की जाति है औड़व औड़व जाति, यानी कि आरोह में 5 अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग राग कलावती में किया जाता है। अगला प्रश्न है, राग कलावती का थाट है। राग कलावती का थाट है खमाज थाट। खमाज थाट जन्य राग है राग कलावती। अगला प्रश्न है, औड़व जाति का राग है। औड़व जाति यानी कि 5 स्वरों के प्रयोग
किए जाने वाला राग है भूपाली राग, कलावती राग और दुर्गा राग। राग भूपाली, राग कलावती और राग दुर्गा में 5 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको औड़व जाति का राग कहते हैं, भूपाली, कलावती और दुर्गा राग को। अगला प्रश्न है तोड़ी अंग का स्वर है। तोड़ी अंग को प्रदर्शित करने वाला स्वर है रेगा रेसा स्वर, जिसमें ऋषभ और गंधार स्वर कोमल प्रयुक्त स्वर हैं। तो रेगा रेसा जो स्वरावली है ये तोड़ी अंग को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है उठान किस घराने की विशेषता है। उठान विशेषता है बनारस घराने की। बनारस घराने की विशेषता है उठान। अगला प्रश्न है आड़ी लय का कायदा किस घराने की विशेषता है। आड़ी लय का कायदा ये विशेषता है अजराणा घराने की। अजराणा घराने में आड़ी लय के कायदों का वादन किया जाता है और उठान से शुरुआत किया जाता है बनारस घराने में। अगला प्रश्न है पेशकार किस घराने की विशेषता है। पेशकार विशेषता है दिल्ली घराने की। दिल्ली घराने में पेशकार से तबला वादन शुरुआत किया जाता है और बनारस घराने में उठान से तबला वादन की शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न है पंचम सवारी ताल में होती है। पंचम सवारी ताल में होती है 15 मात्रा, 4 विभाग, 1 4 12वीं मात्रा पर ताली, 8वीं मात्रा पर खाली। 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल, जिसमें 4 विभाग होते हैं, 1 4 12वीं मात्रा पर ताली और 8वीं मात्रा पर खाली होता है पंचम सवारी ताल में। अगला प्रश्न है मसीत खानी गत बजाई जाती है। मसीत खानी गत को बजाया जाता है विलंबित लय में। विलंबित लय में मसीत खानी गत का वादन किया जाता है, बजाया जाता है, और रजा खानी गत को द्रुत लय में यानी कि 3 ताल के साथ बजाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है राग कलावती का वादी संवादी स्वर है। राग कलावती का वादी स्वर है पंचम स्वर और संवादी स्वर है तार सप्तक का षड्ज स्वर। तो पंचम स्वर वादी है, तार सप्तक का षड्ज स्वर संवादी है राग कलावती में। अगला प्रश्न है तानपुरे को मिलाया जाता है। तानपुरा को मिलाया जाता है 4 स्वरों से। इसमें 4 तार होते हैं, तो पहले तार को मंद्र सप्तक के पंचम स्वर से, दूसरे और तीसरे तार को मध्य सप्तक के षड्ज स्वर से और चौथे तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर से मिलाया जाता है। और इसके अलावा पहले तार को मंद्र पंचम स्वर के अलावा मंद्र मध्यम स्वर और मंद्र निषाद स्वर से भी मिलाया जाता है, और बाकी के 3 तारों को यानी कि दूसरे और तीसरे तार को मध्य सप्तक के षड्ज स्वर और चौथे तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर से मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है षड्जग्राम की कितनी मूर्छना है। षड्जग्राम के मूर्छनाओं की संख्या है 7। 7 मूर्छनाएं होती हैं षड्जग्राम में, और मध्यम ग्राम में भी 7 मूर्छनाएं होती हैं, गंधार ग्राम में भी 7 मूर्छनाएं होती हैं, यानी कि टोटल 21 मूर्छनाएं हैं षड्ज, मध्यम और गंधार ग्राम को मिलाकर, और केवल षड्ज ग्राम में मूर्छनाओं की संख्या है 7। अगला प्रश्न है मध्य सप्तक के षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या है। मध्य सप्तक के षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या है 240। 240 आंदोलन संख्या है मध्य सप्तक के षड्ज स्वर की। अगला प्रश्न है मंद्र पंचम स्वर की आंदोलन संख्या है। मंद्र सप्तक के पंचम स्वर की आंदोलन संख्या होती है 180। ठीक है, मंद्र पंचम स्वर की आंदोलन संख्या है 180 और मध्य सप्तक के षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या है 240। अगला प्रश्न है मंद्र षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या है। मंद्र षड्ज स्वर की आंदोलन संख्या है 120। 120 मंद्र षड्ज मध्य षड्ज की है 240 और मंद्र पंचम स्वर की है 180 आंदोलन संख्या। अगला प्रश्न है सुशिर वाद्यों के प्रकार हैं। सुशिर वाद्यों के भी 2 प्रकार हैं, एक होता है मुख सुशिर और एक आप कह सकते हैं हस्त सुशिर। ठीक है, यानी कि हारमोनियम जो वाद्य है ये हस्त सुशिर वाद्यों के अंतर्गत आ सकता है, आता है, और मुख सुशिर में वंशी,
फ्लूट, ठीक है, शहनाई, ये सभी वाद्य मुख्य सुशील के वाद्य हैं। तो सुशील वाद्यों के दो प्रकार हैं, मुख्य सुशील और हस्त सुशील। इसके बाद अगला प्रश्न है सारे ग प ध सा स्वर है। सारे ग प ध सा ये स्वर है भोपाली राग का। राग भोपाली में इस स्वर संगति का प्रयोग किया जाता है, सारे ग प ध सा स्वर का। अगला प्रश्न है ब्रह्म ताल में होती है। ब्रह्म ताल जो है ये 28 मात्रा यानी कि 28 मात्रा की ताल है। इसमें 14 विभाग होते हैं, 14 विभाग होते हैं। 1, 5, 17, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25वीं मात्रा पर ताली, 3, 9, 17, 27वीं मात्रा पर खाली होता है ब्रह्म ताल में। तो 28 मात्रा की ये ताल है, 14 विभाग होते हैं। 1, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25वीं मात्रा पर ताली, 3, 9, 17, 27वीं मात्रा पर खाली होता है ब्रह्म ताल में। अगला प्रश्न है ब्रह्म ताल है। ब्रह्म ताल है समपदी ताल। समपदी ताल है ब्रह्म ताल, क्योंकि ये 28 मात्रा की ताल है और 14 विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होने के कारण इसको समपदी ताल कहते हैं, ब्रह्म ताल को। तो ये हो गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करने में जरा भी संकोच न करिए। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तरांग प्रधान राग है। उत्तरांग प्रधान राग है देशकार राग, बसंत राग और हिंडोल राग। राग देशकार, राग बसंत और राग हिंडोल जो है ये उत्तरांग प्रधान राग है। अगला प्रश्न है संगीतांजलि के लेखक हैं। संगीतांजलि के लेखक हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी। ओंकारनाथ ठाकुर जी लेखक हैं, रचयिता हैं संगीतांजलि पुस्तक के ग्रंथ के। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का मूलभूत स्वर है। भारतीय संगीत का मूलभूत स्वर है षड्ज स्वर। षड्ज स्वर को मुख्य स्वर, उपयोगी स्वर माना गया है भारतीय संगीत में। तो षड्ज स्वर जो होता है ये मुख्य स्वर होता है, आधार स्वर होता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं भरत मुनि जी। आचार्य भरत मुनि जी रचयिता हैं, लेखक हैं, निर्माणकर्ता हैं नाट्यशास्त्र ग्रंथ के। और इस ग्रंथ को इन्होंने नाग युग में लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है बागेश्वरी राग में गंधार शुद्ध करने पर व पंचम वर्जित करने पर राग बनेगा। राग बागेश्वरी के गंधार को यदि शुद्ध कर दिया जाए और पंचम स्वर को वर्जित कर दिया जाए तो राग बनेगा रागेश्वरी राग, ठीक है। बागेश्वरी के गंधार को शुद्ध करने पर और पंचम वर्जित करने पर रागेश्वरी राग की प्राप्ति होगी। अगला प्रश्न है प्रथम श्रुति का नाम है। प्रथम श्रुति का नाम है तीव्रा। तीव्रा जो है ये पहली श्रुति होती है। इसके अलावा भी टोटल 22 श्रुतियाँ होती हैं और इसके अलावा 21 श्रुतियाँ और हैं जो है कुमुदवती, मंदा, छंदवती, दयावती, रजनी, रिक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, माजनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिणी। तो पहली श्रुति का नाम है तीव्रा। इसके बाद अगला प्रश्न है राग मियाँ मल्हार का वादी संवादी स्वर है। राग मियाँ मल्हार का वादी स्वर है, पंचम स्वर संवादी स्वर है, तार सप्तक का षड्ज स्वर। तो पंचम वादी तार सप्तक का षड्ज स्वर संवादी है राग मियाँ मल्हार का। अगला प्रश्न है राग मियाँ मल्हार के अवरोह में वर्जित स्वर है। राग मियाँ मल्हार के अवरोह में वर्जित स्वर है धैवत स्वर। धैवत स्वर अवरोह में वर्जित है राग मियाँ मल्हार के। अगला प्रश्न है राग मियाँ मल्हार की जाति है। राग मियाँ मल्हार की जाति है संपूर्ण षाड़व जाति। आरोह में सातों स्वर और अवरोह में धैवत स्वर वर्जित होने के कारण केवल 6 स्वरों का प्रयोग अवरोह में किया जाता है। तो राग मियाँ मल्हार की जाति है संपूर्ण षाड़व जाति, अवरोह में धैवत स्वर वर्जित होने के कारण। अगला प्रश्न है राग मियाँ मल्हार का थाट है। राग मियाँ मल्हार का थाट है काफी थाट। काफी थाट
का जन्य राग है राग मियां मल्हार। ठीक है, तो काफी थाट जनक थाट काफी से जन्मा हुआ राग है राग मियां मल्हार, और इसके जन्मदाता हैं मियां तानसेन जी, संगीत सम्राट मियां तानसेन जी। राग मियां मल्हार की जाति है संपूर्ण षाड़व जाति, अवरोह में दैवत स्वर वर्जित होने के कारण इस राग का वादी स्वर है पंचम, संवादी स्वर है तार सप्तक का षड्ज स्वर। इसके बाद अगला प्रश्न है, थाट राग पद्धति के अंतर्गत आश्रय रागों की संख्या है। थाट राग पद्धति के अंतर्गत आश्रय रागों की संख्या है 10 आश्रय राग हैं, जो है बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। तो कल्याण यानी कि यमन राग, यमन को कल्याण नाम से भी जाना जाता है, तो यमन राग जो है कल्याण थाट का आश्रय राग है। और इसके अलावा बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी भी आश्रय राग है, क्योंकि ये अपने ही नाम वाले थाट के आश्रित राग हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, तोड़ी थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। तोड़ी थाट के समान दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का मेल है शुभ पंतु वराली मेल। शुभ पंतु वराली जो ये मेल है, ये तोड़ी थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। अगला प्रश्न है, रेगा ध कोमल मध्यम तीव्र स्वर वाला थाट है। तो ऋषभ, गंधार, धैवत स्वर कोमल मध्यम स्वर तीव्र वाला थाट है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट में रेगा ध कोमल मध्यम तीव्र स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाद की तारता निर्भर करती है। नाद की तारता निर्भर करती है आवृत्ति पर या आंदोलन पर निर्भर करती है नाद की तारता। और नाद की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग मालकौंस का वादी संवादी स्वर है। राग मालकौंस का वादी स्वर है मध्यम और संवादी स्वर है तार सप्तक का षड्ज स्वर। राग मालकौंस का वादी स्वर मध्यम स्वर है, संवादी स्वर है तार सप्तक का षड्ज स्वर राग मालकौंस में, और राग मियां मल्हार का वादी स्वर है पंचम स्वर और संवादी स्वर है तार सप्तक का षड्ज स्वर। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है। मालकौंस में वादी स्वर है मध्यम और मियां मल्हार में वादी स्वर है पंचम, और संवादी स्वर दोनों में ही तार सप्तक का षड्ज स्वर है। अगला प्रश्न है, जिस तान में स्वर क्रमानुसार ना हो उन्हें कहते हैं। जिस तान में स्वर क्रमानुसार ना हो, क्रम से ना हो, ऐसे तान को कहते हैं कूट तान। कूट तान कहते हैं ऐसा तान जिसमें स्वर जो हो क्रमानुसार ना हो। अगला प्रश्न है, राग खमाज का गायन समय है। राग खमाज का गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। रात्रि का द्वितीय प्रहर, दूसरा प्रहर राग खमाज की गायन का उचित समय है। अगला प्रश्न है, आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद स्वर के प्रयोग वाला राग है। आरोह में शुद्ध निषाद, अवरोह में कोमल निषाद स्वर का प्रयोग किया जाता है राग खमाज में, और ये खमाज थाट का आश्रित राग है। खमाज थाट में केवल निषाद स्वर कोमल, अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, पर राग खमाज में आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आश्रय राग खमाज का वादी संवादी स्वर है। आश्रय राग खमाज का वादी स्वर है गंधार, संवादी स्वर है निषाद स्वर। गंधार स्वर वादी है, संवादी स्वर है निषाद, आश्रय राग खमाज का। अगला प्रश्न है, राग खमाज की जाति है। राग खमाज की जाति है षाड़व संपूर्ण जाति। षाड़व आरोह में 6, अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है राग खमाज में, और इसका वादी स्वर है गंधार, संवादी स्वर है निषाद स्वर। इसमें आरोह में शुद्ध निषाद, अवरोह में कोमल निषाद स्वर का प्रयोग किया जाता है खमाज थाट के आश्रित राग होने के बावजूद। ठीक है, इसका गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। इसके बाद अगला प्रश्न है, रागांग राग नहीं है। रागांग राग नहीं है दरबारी कान्हड़ा राग। दरबारी कान्हड़ा राग जो है ये रागांग राग नहीं है। कान्हड़ा अंग होता है, दरबारी कान्हड़ा कोई अंग नहीं होता है, तो ये
केवल अंग है कान्हड़ा अंग, पर ये जो राग है ये दरबारी कान्हड़ा राग है, तो इसलिए ये रागांग राग नहीं है, ये केवल राग है। ठीक है, इसमें केवल कान्हड़ा अंग का प्रयोग हुआ है, पर ये रागांग राग नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी तंत्री वाद्य की चौकी अथवा घोड़च पर क्या होती है? किसी तंत्री वाद्य की चौकी अथवा घोड़च पर होता है जवारी। जवारी जो होता है वो धागा होता है जिसको तारों के बीच में फंसाकर उसको नीचे ऊपर करके वाद्यों की गूंज को कम या ज्यादा किया जाता है। तो जवारी जो होता है किसी तंत्री वाद्य की चौकी अथवा घोड़च पर होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सितार के पहले तार बाज के तार को मिलाया जाता है। सितार में 7 तार होते हैं, जिसमें पहले तार बाज के तार को मिलाया जाता है मंद्र मध्यम स्वर से। मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर से मिलाया जाता है सितार के पहले तार, प्रथम तार बाज के तार को। अगला प्रश्न है, कल्याण थाट जन्य राग है। कल्याण थाट जन्य राग है राग केदार। राग केदार कल्याण थाट जन्य राग है, और कल्याण थाट का आश्रित राग है राग यमन। ठीक है, राग यमन कल्याण थाट का आश्रित राग है, जन्य राग है राग केदार। अगला प्रश्न है, सदारंग एवं अदारंग जी दरबारी गायक थे। सदारंग जी और अदारंग जी दरबारी गायक थे मोहम्मद शाह रंगीले जी के दरबार के। मोहम्मद शाह रंगीले जी के दरबार के दरबारी गायक थे सदारंग और अदारंग जी। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव जी। ठाकुर जयदेव सिंह जी, जिनको जयदेव जी भी कहते हैं, तो ये रचनाकार हैं, रचयिता हैं, निर्माणकर्ता हैं गीत गोविंद ग्रंथ के। अगला प्रश्न है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए सही क्रम है। उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए सही क्रम है ऊंचा नीचा तथा मध्यम। उदात्त यानी कि स्वरों की उच्च अवस्था, अनुदात्त यानी कि स्वरों की निम्न अवस्था, और स्वरित यानी कि स्वरों की मध्य की अवस्था को स्वरित कहते हैं। ठीक है, तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए सही क्रम है ऊंचा नीचा तथा मध्यम। इसके बाद अगला प्रश्न है, ओंकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा रचित ग्रंथ है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है प्रणव भारती ग्रंथ। प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं, रचयिता हैं, निर्माणकर्ता हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी। अगला प्रश्न है, विलंबित लय प्रधान गत है। विलंबित लय प्रधान गत है मसीत खानी गत। मसीत खानी गत विलंबित लय प्रधान गत है, और रजा खानी गत द्रुत लय प्रधान गत है। अगला प्रश्न है, सारंगी किस वर्ग का वाद्य है? सारंगी जो वाद्य है ये तत्वर्ग का वाद्य है, पर तत्वर्ग में भी 2 तरह के वर्ग होते हैं, तत्वर्ग और वितत वर्ग। तो सारंगी जो है तत्व वाद्यों में वितत वर्ग का वाद्य है। ठीक है, तंत्री वाद्यों में वितत वर्ग का वाद्य है सारंगी। वैसे 4 वर्ग ही आपको देगा परीक्षा में, तत् घन अवनद और सुशिर, वितत नहीं देगा, तो आप तत् पर ही टिक करिएगा तंत्री वाद्यों पर ये तत्वाद्यों में, तंत्री वाद्यों में वितत वर्ग का वाद्य है सारंगी वाद्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, पलुष्कर स्वर पद्धति में तार सप्तक का चिन्ह है। पलुष्कर जी के स्वर पद्धति में तार सप्तक के चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा। स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा, जैसे तीव्र मध्यम स्वर भातखंडे पद्धति में लिखा जाता है, वैसे ही पलुष्कर पद्धति में सारे स्वरों को स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा लगाकर प्रदर्शित किया जाता है तार सप्तक के लिए। अगला प्रश्न है, समान स्वर वाले राग है। समान स्वर वाले राग है भोपाली राग, देशकार राग। भूपाली और देशकार ये दोनों आपस में सम प्रकृतिक राग हैं, समान प्रकृति वाले राग हैं, तो ये समान स्वर वाले राग हैं भूपाली और देशकार राग। अगला प्रश्न है, बृहदेशी ग्रंथ के लेखक हैं। बृहदेशी ग्रंथ के लेखक हैं, रचयिता हैं मतंग मुनि जी। मतंग मुनि जी ने बृहदेशी ग्रंथ की रचना की है,
और कब की है, किस सन में की है, किस शताब्दी में की है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न से सम्मानित संगीतज्ञ हैं। प्रथम भारत रत्न से सम्मानित संगीतज्ञ हैं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी जो दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका हैं और 1998 में इनको पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, यानी कि संगीत क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित कलाकार हैं एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी, जिनको भारत सरकार ने संगीत के क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। भारत रत्न की शुरुआत की गई थी 2 जनवरी 1954 से। 2 जनवरी 1954 से आज तक भारत रत्न दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। अब 26 जनवरी को दिया जाता है, पर पहले 2 जनवरी को ही सर्वप्रथम दिया गया था भारत रत्न। और किसको दिया गया था, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, 3 ताल में 9वीं मात्रा पर होती है। 3 ताल जो 16 मात्रा की ताल है, इसमें 9वीं मात्रा पर होती है खाली। 9वीं मात्रा पर खाली होती है, पहली, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली होती है 3 ताल में। अगला प्रश्न है, राग भोपाली का थाट है। राग भोपाली का थाट है कल्याण थाट। कल्याण थाट में मध्यम स्वर तीव्र, अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो जनक थाट कल्याण से जन्मा हुआ राग है राग भोपाली। अगला प्रश्न है, रेधा कोमल स्वर प्रयुक्त राग है, यानी कि ऋषभ कोमल धैवत कोमल स्वर प्रयुक्त राग है, युक्त राग है भैरव राग। भैरव राग में रे कोमल धा कोमल स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राग में दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग ललितांग में किया जाता है, यानी कि ललित अंग में, ललित राग में भी दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो इसी अंग को देखते हुए भी एक राग है जिसमें दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो ये राग है बसंत राग। राग बसंत में दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग ललितांग में किया जाता है, यानी कि ललित अंग के अनुसार बसंत राग में भी दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राग यमन का थाट है। राग यमन का थाट है कल्याण थाट। जनक थाट कल्याण का आश्रित राग है राग यमन। इसके बाद अगला प्रश्न है, पलुष्कर स्वर पद्धति में मंद्र सप्तक का चिन्ह है। पलुष्कर जी के स्वर पद्धति में मंद्र सप्तक का चिन्ह है स्वरों के ऊपर बिंदी। स्वरों के ऊपर जैसे ये बिंदी आपको प्रदर्शित हो रहा है, वैसे ही पलुष्कर स्वर पद्धति में मंद्र सप्तक के चिन्हों को लिखा जाता है, ठीक है। और तार सप्तक के चिन्हों को पलुष्कर पद्धति में स्वरों के ऊपर खड़ी लेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अध्वदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है। अध्वदर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है मध्यम स्वर को। म स्वर को, मध्यम स्वर को अध्वदर्शक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राग भोपाली का वादी संवादी स्वर है। राग भोपाली का वादी स्वर है गंधार, संवादी स्वर है धैवत स्वर। तो गंधार स्वर वादी, धैवत स्वर संवादी वाला राग है राग भोपाली। अगला प्रश्न है, चतुस्सारणा पद्धति के कितने सोपान हैं। चतुस्सारणा पद्धति के सोपानों की संख्या है 4। 4 सोपान होते हैं चतुस्सारणा पद्धति में। अगला प्रश्न है, चतुस्सारणा पद्धति को नाग युग में कहते थे। चतुस्सारणा पद्धति को नाग युग में कहते थे श्रुति दर्शन या श्रुति निदर्शन। श्रुति दर्शन या श्रुति निदर्शन कहते थे चतुस्सारणा पद्धति को नाग युग में। अगला प्रश्न है, गजझंपा ताल में होती है। गजझंपा ताल में होती है 15 मात्रा, 4-4, 3-4 मात्राओं के 4 विभाग, 1-5 12वीं मात्रा पर ताली, 9वीं मात्रा पर खाली। 15 मात्रा की ताल है गजझंपा ताल। इसमें 4 विभाग होते हैं, पहले, दूसरे और चौथे विभाग में 4 मात्राएं, तीसरे विभाग में 3 मात्राएं होने के कारण इसको विषम पदी ताल कहते हैं। और इसमें पहली, 5वीं, 12वीं मात्रा पर ताली, 9वीं मात्रा पर खाली होता है। अगला प्रश्न है, गजझंपा ताल का बोल है।
गजझंपा ताल का बोल है धा धिन नक तक, धा धिन नक तक, तिन नक तक, तिट कत गतिगन। ठीक है, धा धिन नक तक, धा धिन नक तक, तिन नक तक, तिट कत गतिगन, ये बोल है गजझंपा ताल का। इसके बाद अगला प्रश्न है धमार ताल में होता है। धमार ताल में होता है 14 मात्रा, 5 2 3 4 मात्राओं के 4 विभाग, 1 6 11वीं मात्रा पर ताली, 8वीं मात्रा पर खाली। 14 मात्रा की ताल है धमार ताल, जिसका प्रयोग धमार गायन शैली के साथ किया जाता है। इसमें 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 5 मात्रा, दूसरे विभाग में 2 मात्रा, तीसरे विभाग में 3 मात्रा, चौथे विभाग में 4 मात्राएं होती हैं और इसमें पहली, छठवीं, 11वीं मात्रा पर ताली, 8वीं मात्रा पर खाली पड़ता है। अगला प्रश्न है धमार ताल का बोल है। धमार ताल का बोल है क धीट धीट धा आ, ग तीट तीट ता आ। ठीक है, क धीट धीट धा आ, ग तीट तीट ता आ, ये बोल है धमार ताल का, जो 14 मात्रा की ताल है। 4 विभाग होते हैं, पहले में 5, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 मात्राएं होती हैं। 1 6 11वीं मात्रा पर ताली, 8वीं मात्रा पर खाली होता है और इसका बोल है कधिट धिट धा, गतिट तिट ता। इसके बाद अगला प्रश्न है पंडित रविशंकर जी का घराना है। सितार वादक पंडित रविशंकर जी का घराना है मैहर घराना। ये प्रथम सितार वादक हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं और किस सन में हुए हैं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और इनका घराना है मैहर घराना। मैहर घराने के संस्थापक उस्ताद अलाउद्दीन खां जी से इन्होंने सितार वादन की शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है लॉ ऑफ ऑक्टेव में संवाद है। लॉ ऑफ ऑक्टेव में संवाद है स सा संवाद, यानी कि मध्य सप्तक के षड्ज से तार सप्तक के षड्ज स्वर का जो संवाद होता है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव संवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ फिफ्थ, लॉ ऑफ फोर्थ की खोज की है। तो इन तीनों लॉ ऑफ की खोज की है पाइथागोरस जी ने। पाइथागोरस जी ने लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ फिफ्थ, लॉ ऑफ फोर्थ की खोज की है। अगला प्रश्न है भरत मुनि जी के अनुसार जातियों के लक्षण हैं। भरत जी के अनुसार, भरत मुनि जी के अनुसार जातियों के लक्षण हैं 10 लक्षण हैं जातियों के आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार। अगला प्रश्न है राग का जन्म हुआ है। राग का जन्म हुआ है मेल अथवा थाट से। उत्तर भारतीय संगीत में थाटों से और दक्षिण भारतीय संगीत में मेल से रागों का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है पाश्चात्य संगीत के 7 स्वरों के नाम हैं। पाश्चात्य संगीत के जो इंग्लिश नाम है 7 स्वरों के, तो ये नाम है टॉनिक नोट, सुपर टॉनिक नोट, मीडियंट नोट, सब डोमिनेंट नोट, डोमिनेंट नोट, सब मीडियंट नोट और लीडिंग नोट। तो ये 7 स्वरों के नाम हैं टॉनिक, सुपर टॉनिक, मीडियंट, सब डोमिनेंट, डोमिनेंट, सब मीडियंट, लीडिंग। तो ये 7 स्वरों के नाम हैं पाश्चात्य संगीत के। अगला प्रश्न है पाश्चात्य संगीत के टॉनिक कॉर्ड का स्वर है। पाश्चात्य संगीत के टॉनिक कॉर्ड का स्वर है सा ग प। षड्ज, गंधार और पंचम, ये जो स्वर हैं ये पाश्चात्य संगीत के टॉनिक कॉर्ड के स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है शारंग देव जी ने स्वर माने हैं। शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में स्वरों की संख्या मानी है 7 शुद्ध, 12 विकृत, कुल 19 स्वर। 7 शुद्ध स्वर, 12 विकृत स्वर, टोटल 19 स्वरों को माना है शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। अगला प्रश्न है भरत जी ने स्वर माने हैं। भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में स्वर माने हैं 7 शुद्ध, 2 विकृत, कुल 9 स्वर। 7 शुद्ध स्वर, 2 विकृत स्वर, कुल 9 स्वरों को भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में माना है और शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में 7 शुद्ध, 12 विकृत, कुल 19 स्वरों को माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है महर्षि भरत जी और शारंग देव जी के अनुसार श्रुति स्वर के प्रकार हैं।
भरत मुनि जी के अनुसार और शारंग देव जी के अनुसार श्रुति स्वरों के प्रकार हैं 22। 22 श्रुतियों को माना है भरत जी ने और शारंग देव जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत की दो मात्राओं को दिखाने के लिए पाश्चात्य संगीत में शब्द प्रयोग होता है। भारतीय संगीत की दो मात्राओं को दिखाने के लिए पाश्चात्य संगीत में शब्द प्रयोग होता है मिनीम। मिनीम शब्द का प्रयोग दो मात्राओं को प्रदर्शित करने के लिए वेस्टर्न म्यूजिक में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आगरा घराने से संबंधित कलाकार हैं। आगरा घराने से संबंधित कलाकार हैं घग्गे खुदाबख्श जी। घग्गे खुदाबख्श जी आगरा घराने के कलाकार हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, 3 ग्रामों की कुल मूर्छना है। 3 ग्रामों की कुल मूर्छनाओं की संख्या है 21। प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं। 3 ग्राम होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो टोटल मूर्छनाओं की संख्या हो गई 21 3 ग्रामों से। अगला प्रश्न है, मेलोडी से तात्पर्य है। मेलोडी से तात्पर्य है सुव्यवस्थित स्वरों का क्रम। सुव्यवस्थित स्वरों का क्रम ही मेलोडी कहलाता है। तो मेलोडी से तात्पर्य है सुव्यवस्थित स्वरों का क्रम, यानी कि व्यवस्थित रूप से स्वरों का जो क्रम होता है वो मेलोडी कहलाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के शुभ पंतु वराली मेल के समान उत्तर भारतीय थाट है। कर्नाटक संगीत के शुभ पंतु वराली मेल के समान उत्तर भारतीय थाट है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट ये उत्तर भारतीय थाट है, दक्षिण भारतीय शुभ पंतु वराली मेल के समान है, समकक्ष है। अगला प्रश्न है, सामवेद के आरंभिक स्वर उच्चारण के स्थान है। सामवेद के आरंभिक स्वर उच्चारण के स्थान है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो है ये सामवेद के आरंभिक स्वर उच्चारण के स्थान होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत में ध्वनि की आवृत्ति होती है। संगीत में ध्वनि की आवृत्ति होती है 38 से 4400 तक। 38 हर्ट्ज से 4400 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति होती है ये संगीत के ध्वनि की आवृत्ति होती है, यानी कि उपयोगी आवृत्ति होती है, संगीत युक्त आवृत्ति होती है। ठीक है। संगीत उपयोगी आवृत्ति होती है 38 से 4400 तक। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था भारत में। भारत में अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था। और भारत में भी कहाँ हुआ था, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्रुपद की रचना का वर्णन किस संगीतज्ञ ने किया है। ध्रुपद की रचनाओं का वर्णन किया है भाव भट्ट जी ने। भाव भट्ट जी ने ध्रुपद की रचनाओं का वर्णन किया है। और तानसेन जी के गुरु स्वामी हरिदास जी ने भी अनेक ध्रुपदों की रचना की है। और किस ग्रंथ में की है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, दीपचंदी ताल में प्रायः गाया जाता है। दीपचंदी ताल के साथ संगत में गाया जाता है ठुमरी को। ठीक है। ठुमरी गायन शैली का गायन जो है संगत में दीपचंदी ताल के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रमाण श्रुति का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है। प्रमाण श्रुति का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है नाट्यशास्त्र ग्रंथ। भरत मुनि जी के द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र ग्रंथ में प्रमाण श्रुति का उल्लेख हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संगीत विधा से संबंधित वेद है। सर्वप्रथम संगीत विधा से संबंधित वेद है सामवेद। सामवेद में संगीत की ऋचाएं सर्वप्रथम प्राप्त होती हैं। तो सर्वप्रथम संगीत विधा से संबंधित वेद है सामवेद। अगला प्रश्न है, भरत जी की चौथी सारणा में पंचम किस श्रुति पर स्थापित है। भरत मुनि जी की चौथी सारणा में पंचम स्वर स्थापित है 13वीं श्रुति पर। ठीक है। भरत मुनि जी की चौथी सारणा में पंचम स्वर 13वीं श्रुति पर स्थापित है। अगला प्रश्न है, रेगा ध्वनि कोमल स्वर वाला थाट है।
ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, धैवत कोमल और निषाद कोमल स्वर। बाकी के स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाने वाला थाट है भैरवी थाट। भैरवी थाट में रेगधानी कोमल, अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है डागर बंधु का संबंध है। डागर बंधु का संबंध है ध्रुपद से। ध्रुपद से संबंध है डागर बंधु का। डागुर बानी का यदि आपको ध्रुपद सुनना है तो कमेंट में एक मैंने लिंक दिया है, आप उसके माध्यम से उस्ताद फयाज वसीफुद्दीन डागर जी के द्वारा गाया हुआ ध्रुपद सुन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है किस संदर्भ में स्वस्थान नियम का वर्णन किया गया। स्वस्थान नियम का वर्णन किया गया है रूपका लाप्ति के संदर्भ में। रूपका लाप्ति के संदर्भ में स्वस्थान नियम का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रणव भारती ग्रंथ में है। प्रणव भारती ग्रंथ में है 7 तंत्री या अध्याय और 2 परिशिष्ट। प्रणव भारती ग्रंथ में अध्यायों को तंत्री कहा गया है, जिसमें 7 तंत्रियां हैं और 2 परिशिष्ट हैं। प्रणव भारती ग्रंथ में ओंकारनाथ ठाकुर जी के द्वारा रचित। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रणव रंग किसका उपनाम है। प्रणव रंग उपनाम है ओंकारनाथ ठाकुर जी का। ओंकारनाथ ठाकुर जी का उपनाम है प्रणव रंग। अगला प्रश्न है प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं। प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं, रचयिता हैं ओंकारनाथ ठाकुर जी। प्रणव रंग जी, ओंकारनाथ ठाकुर जी प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं, रचयिता हैं, निर्माणकर्ता हैं। अगला प्रश्न है ग्वालियर घराने के संगीतज्ञ हैं। ग्वालियर घराने के संगीतज्ञ हैं पंडित विनायक राव पटवर्धन जी। पंडित विनायक राव पटवर्धन जी संगीतज्ञ हैं ग्वालियर घराने के। अगला प्रश्न है रसिया गाया जाता है। रसिया का गायन किया जाता है ब्रज में। ब्रज क्षेत्र में रसिया का गायन किया जाता है। रसिया एक गायन शैली है, ठीक है। इसका गायन ब्रज में किया जाता है। बच्चों, यदि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भरत जी के अनुसार सामा व सापा के मध्य श्रुति अंतराल है। भरत मुनि जी के अनुसार सामा व सापा के मध्य यानी कि षडज मध्यम और षडज पंचम के मध्य श्रुति अंतराल है 9 तथा 13 श्रुतियों का। षडज मध्यम स्वर के बीच 9 श्रुतियों का, षडज पंचम स्वर के बीच 13 श्रुतियों का अंतराल है भरत जी के अनुसार। अगला प्रश्न है जब 3, 4 या 5 स्वरों के समूह को एक साथ गाया जाए या वर्णित किया जाए तो ऐसे स्वर समूह को कहते हैं। जब 3 स्वरों को, 4 स्वरों को या 5 स्वरों के समूह को एक साथ गाया जाता है या लिखा जाता है या बोला जाता है तो ऐसे स्वर समूह को कहते हैं कॉर्ड्स। कॉर्ड्स कहते हैं जब 3, 4 या 5 स्वरों के समूह को एक साथ गाया बजाया जाए तो। आपको केवल 3 स्वरों का ही कॉर्ड मालूम होगा स ग प, ठीक है, पर 4 स्वरों का भी कॉर्ड होता है, 5 स्वरों का भी कॉर्ड होता है, अनेकों कॉर्ड होते हैं। डिमिनिश्ड कॉर्ड, ऐड टू कॉर्ड, ऐड सिक्स्थ कॉर्ड, ऑगमेंटेड कॉर्ड, सस्पेंडेड कॉर्ड, फोर्थ कॉर्ड, सिक्स्थ कॉर्ड, ठीक है। तो इन सभी कॉर्ड्स को मैंने इस चैनल पर बताया है। यदि आपने इन सभी कॉर्ड्स के बारे में जानकारियां नहीं प्राप्त की हैं तो इस चैनल में दिए गए वीडियोस के माध्यम से और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से भी आप उन सभी कॉर्ड्स की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है अधिस्वरों को और किस रूप में जाना जाता है। अधिस्वरों को जाना जाता है स्वयंभू स्वर के रूप में। स्वयंभू स्वर के रूप में जाना जाता है अधिस्वरों को। अगला प्रश्न है आवृत्ति का अर्थ है। आवृत्ति का अर्थ है कंपन की अवधि। कंपन की जो अवधि होती है वो आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है रामामात्य जी ने स्वर माने हैं। रामामात्य जी ने स्वरों की संख्या मानी है 7 शुद्ध 7 विकृत कुल 14 स्वर। 7 शुद्ध स्वर 7 विकृत स्वर टोटल 14 स्वरों को रामामात्य जी ने माना है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति के प्रवर्तक हैं। हिंदुस्तानी स्वर लिपि पद्धति के प्रवर्तक हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी।
पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी प्रवर्तक हैं, जन्मदाता हैं हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति के। अगला प्रश्न है राग अलहैया बिलावल और राग देवगिरी बिलावल के रचनाकार हैं। राग अलहैया बिलावल और राग देवगिरी बिलावल के रचनाकार हैं गोपाल नायक जी। गोपाल नायक जी रचयिता हैं, रचनाकार हैं राग अलहैया बिलावल और राग देवगिरी बिलावल के। अगला प्रश्न है श्रीनिवास जी ने वीणा के 36 इंच तार पर पंचम स्वर स्थापित किया है। श्रीनिवास जी ने वीणा के 36 इंच के तार पर पंचम स्वर को स्थापित किया है 24 इंच पर। 24 इंच पर पंचम स्वर को स्थापित किया है वीणा के 36 इंच के तार पर श्रीनिवास जी ने। अगला प्रश्न है सारणा चतुष्टयी के सोपानों की संख्या है। सारणा चतुष्टयी के सोपानों की संख्या है 4। 4 सोपान है सारणा चतुष्टयी पद्धति के। अगला प्रश्न है पंडित वेंकट मुखी जी ने कितने मेलों की रचना की है। पंडित वेंकट मुखी जी ने रचना की है 72 मेलों की। 72 मेलों की रचना दक्षिण भारतीय संगीत में पंडित वेंकट मुखी जी ने किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है दशविध राग वर्गीकरण में देसी रागों के कुल प्रकार हैं। दशविध राग वर्गीकरण में देसी रागों के कुल प्रकार हैं 4 प्रकार, जो है रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। तो ये 4 प्रकार हैं रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग दशविध राग वर्गीकरण में देसी रागों के। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में रागों का वर्गीकरण 10 भागों में किया गया। तो रागों का वर्गीकरण 10 भागों में किया गया है संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में शारंग देव जी के द्वारा रागों का वर्गीकरण 10 भागों में किया गया है और इन्हीं 10 भागों को दशविध राग वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है गमकों का प्रयोग होता है। गमकों का प्रयोग होता है ध्रुपद में। ध्रुपद में अधिकांशतः गमक का ही प्रयोग किया जाता है। गमक प्रधान गायन शैली है ध्रुपद गायन शैली। अगला प्रश्न है अतीष्ट स्वर संवाद है। अतीष्ट स्वर संवाद है सामा संवाद और सापा संवाद। षड्ज मध्यम संवाद, षड्ज पंचम संवाद अतीष्ट स्वर संवाद कहलाते हैं और इसमें भी सबसे ज्यादा जो प्रयोग किए जाने वाला संवाद है वो है षड्ज पंचम संवाद। अगला प्रश्न है तराना के समान दक्षिण भारतीय शैली है। तराना गायन शैली के समान दक्षिण भारतीय गायन शैली है तिल्लाना। उत्तर भारतीय तराना के समान दक्षिण भारतीय तिल्लाना गायन शैली है। अगला प्रश्न है ध्रुपद के समान दक्षिण भारतीय शैली है। ध्रुपद गायन शैली के समान दक्षिण भारतीय गायन शैली है पदम। ध्रुपद के समान दक्षिण भारतीय पदम है। तराना के समान दक्षिण भारतीय तिल्लाना है। अगला प्रश्न है ख्याल के समान दक्षिण भारतीय शैली है। उत्तर भारतीय ख्याल गायन शैली के समान दक्षिण भारतीय गायन शैली है कृति। कृति ख्याल के समान है। और अगला प्रश्न है ठुमरी के समान दक्षिण भारतीय गायन शैली है। ठुमरी के समान दक्षिण भारतीय गायन शैली है जावली। उत्तर भारतीय ठुमरी के समान दक्षिण भारतीय शैली है जावली। ख्याल के समान है कृति। ध्रुपद के समान है पदम। तराना के समान है तिल्लाना। ठीक है। तो ये उत्तर भारतीय शैलियों के समान दक्षिण भारतीय शैलियां हैं। ठुमरी के समान जावली, ख्याल के समान कृति, ध्रुपद के समान पदम और तराना के समान तिल्लाना। अगला प्रश्न है अतीष्ट स्वर संवादों में सबसे अधिक प्रयुक्त स्वर संवाद है। अतीष्ट स्वर संवाद 2 स्वर संवाद होते हैं, षड्ज मध्यम संवाद और षड्ज पंचम संवाद, और इसमें भी अधिक प्रयुक्त स्वर संवाद है षड्ज पंचम संवाद। यानी कि षड्ज मध्यम संवाद से षड्ज पंचम जो संवाद है इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है मियां तानसेन जी के द्वारा रचित राग है। संगीत सम्राट मियां तानसेन जी के द्वारा रचित राग है दरबारी कान्हड़ा राग, मियां की सारंग राग, मियां मल्हार राग। दरबारी कान्हड़ा राग, मियां की सारंग राग और मियां मल्हार राग के रचयिता हैं, रचनाकार हैं, लेखक हैं, निर्माणकर्ता है मियां तानसेन जी।
तो ये हो गए आज के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करने में ज़रा भी संकोच, ज़रा भी कंजूसी ना करिए। यदि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो, मैं पहले 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताता था और अब इस वीडियो के माध्यम से 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया हूं। तो यदि आपको ऐसे ही आगे भी 150 से 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखना है, जानना है, संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं, पात्रता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने सीखने के लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए यदि आपको जानना है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और इससे पहले कि 120 प्रश्नों वाली बड़ी बड़ी वीडियोस और 20-20 प्रश्नों वाली छोटी छोटी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो पिछली सभी वीडियोस को भी आप 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी अच्छे से तैयारी हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले बड़े वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।